हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है एजुकेशन फॉर, इसमें जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो है कोठारी आयोग 1964 से 66। ठीक है, देखिए इसको कोठारी कमीशन भी कहते हैं और इसको एक नाम से और जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, नेशनल एजुकेशन कमीशन। ठीक है, तो इस नाम को ध्यान रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से पूछ लेता है, तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि कोठारी कमीशन की बात कही जा रही है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे कि कोठारी आयोग में क्या क्या बातें कही गई है शिक्षा के लिए। तो देखिए, पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि कोठारी आयोग का एक टैग लाइन है जो कभी कभी आपके एग्जाम में टीटी या सुपर टेट में पूछ लेता है। तो टैग लाइन क्या है? भारत का भविष्य कक्षाओं से आने वाला है। ठीक है, भारत का भविष्य कक्षाओं से आने वाला है। तो ये कौन से आयोग के अंतर्गत कहा गया है? कोठारी आयोग, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस आयोग को स्टार्ट करने से पहले इसके उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र को थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे माध्यमिक शिक्षा तो हम लोगों ने पढ़ा, फिर इस आयोग को जब लाया गया तो इस आयोग में क्या क्या चीजें थी, तो ये आयोग क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना, उसके प्रति व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाना और उसमें सुधार करने के लिए सुझाव देना। ठीक है, यानी जो तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसका क्या करना? गहराई से अध्ययन करना और उसमें जो भी त्रुटियां हैं, जो भी कारण, उसका पता लगाना तथा उसमें सुधार करना। ठीक, आगे देखिए, पूरे देश के लिए शिक्षा के आयोजन और प्रशासन संबंधी नीति तत्व निश्चित करना और इस संबंध में सरकार को सुझाव देना। ठीक है, तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट रखे गए जो कि मतलब इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा में कुछ ऐसे सुधार किए गए कोठारी आयोग में। जैसे इसमें और भी इसका अगर उद्देश्य कार्य की बात करें तो और भी है इसमें कुछ पॉइंट कि पूरे देश के लिए समान शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करना, ऐसी शिक्षा प्रणाली जो देश के सर्वतोमुखी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में सहायक हो। ठीक है, और यह प्रणाली ऐसी हो जो भारतीय शिक्षा के परंपरागत गुणों को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और भविष्य के निर्माण में सहायक हो। ठीक है, तो यानी कि जो भारतीय शिक्षा के परंपरागत गुण है उसको भी सुरक्षित रखे, प्लस शिक्षा ऐसी हो जो कि व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से क्या करे कि उसका विकास करे। ठीक है, जो और साथ में उसकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जिससे कि एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो। ठीक है, और क्या कहा गया है कि पूरे देश में किसी भी स्तर की, किसी भी प्रकार की शिक्षा के प्रसार एवं उसमें गुणात्मक सुधार के लिए उपायों की खोज करना और इस संबंध में सरकार को सुझाव देना। ठीक है, यानी पूरे देश में किसी भी स्तर की किसी भी प्रकार की शिक्षा के प्रसार का क्या करना है, उसमें गुणात्मक सुधार करना है और इस संबंध में सरकार को क्या करना है? सुझाव देना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को रखा गया कि इस तरीके से शिक्षा को सुधारा जाएगा। तो इस आयोग ने कुछ चीजों को पहले अध्ययन किया, उसके बाद इसने अपने सुझाव और अपने विचार को दिया। चलिए अब ठीक है, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। ठीक है, यानी 1964 में केंद्रीय सरकार ने दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग की क्या की? नियुक्ति की। ठीक है, और जो इनका मेन फोकस था वो क्या था? स्कूली शिक्षा प्रणाली पे, यानी कि इसी आयोग में त्रिभाषा सूत्र की बात कही गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे फिर क्या है? डीएस कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, जो डीएस कोठारी हैं, तो जब ये कमीशन आया था तो उस समय ये यूजीसी के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, यूजीसी हम लोगों ने भी पिछले क्लास में भी पढ़ा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ना, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये उस समय क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, इस आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। ठीक है, इस आयोग ने क्या किया? भारतीय स्कूली शिक्षा से संबंधित काफी बातों को कहा है, जिसका कि
इतिहास के रूप में सर्वाधिक आज भी एक अध्ययन के रूप में लिया जाता है, जिसको फॉलो भी किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को इसमें कहा गया है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझे होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है, डॉक्टर कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। ये बात पहले हम लोग बता चुके हैं कि जो डॉक्टर जो कोठारी थे ये आयोग के अध्यक्ष थे, और जेपी नायक आयोग के संयुक्त सचिव थे। आयोग में 17 सदस्य थे, जिनमें 6 विदेशी थे। ठीक है, कितने सदस्य थे? 17 सदस्य थे, जिनमें से 6 विदेशी थे। ठीक, भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने और समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। ठीक है, यानी कि भारत के शिक्षा की दशा को देखते हुए एक शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से इस आयोग की नियुक्ति कब की गई? 14 जुलाई 1964 को। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कोठारी थे। ठीक है, DS कोठारी। अब आते हैं इसके प्रतिवेदन, आयोग का प्रतिवेदन। ठीक है, तो देखिए आयोग का प्रतिवेदन कब आया था? आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को 29 जून 1966 को शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति शीर्षक के नाम से प्रेषित किया। ठीक है, इसकी नियुक्ति कब हुई? केंद्रीय सरकार ने कब किया इसकी नियुक्ति? 14 जुलाई 1964 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी, यानी दौलत सिंह कोठारी। और आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत किया? 29 जून 1966 को। और शीर्षक क्या था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, यानी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसी नाम से ये अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित करते हैं। ठीक है, कोठारी कमीशन। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझेंगे। आगे चलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को विज्ञान नीति बनाने में जिन लोगों ने सहयोग दिया उनमें डॉक्टर DS कोठारी, होमी भाभा, डॉक्टर मेघनाथ साहा और CV रमन थे। यानी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री, तो विज्ञान नीति से संबंधित जिन लोगों ने मतलब सहयोग दिया था, तो उसमें एक मेंबर ये भी थे, डॉक्टर DS कोठारी भी थे। ठीक है, इसलिए इनका नाम यहाँ पे लिया जा रहा। और देखिए जब इस आयोग ने 1966 में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंप दिया था, तो उस समय फिर इंदिरा गांधी मतलब बनी थी प्रधानमंत्री। तो ठीक है, यहाँ तक समझेंगे आप लोग। आगे देखिए क्या है, डॉक्टर कोठारी रक्षा मंत्री के सलाहकार भी रहे। यानी कि जो डॉक्टर कोठारी हैं ये क्या है? रक्षा मंत्री के सलाहकार भी रह चुके थे। ठीक है, चलिए ये थोड़ा नॉलेज की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, 1961 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, जहां वे 10 वर्ष तक रहे। ठीक है, अब देखिए 1964 से 66 में ये आयोग आया था, और 1961 में ही ये UGC के अध्यक्ष नियुक्त हो चुके थे। ठीक है, तो ये 10 वर्ष तक इस पद पे कार्यरत भी रहे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, कोठारी आयोग फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और रूस की शैक्षिक परिषद का सदस्य था। यानी जो ये कोठारी आयोग था वो फ्रांस, जापान, ब्रिटेन और रूस की जो एजुकेशनल काउंसिल थी उसका क्या था? ये मेंबर था, यानी सदस्य था। आगे क्या है, भारत में शैक्षिक मॉड्यूल बनाने के लिए आयोग ने जिन 3 चीजों पर जोर दिया है वह है आंतरिक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार। ठीक है, तो देखिए जो शैक्षिक मॉड्यूल इस आयोग ने बनाया, तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस आंतरिक परिवर्तन है। आंतरिक परिवर्तन को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आंतरिक परिवर्तन जब स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, तो गुणात्मकता उसमें अपने आप आएगी। और शैक्षिक सुविधाओं की अगर बात किया जाए, तो जहाँ पे गुणात्मक चीजें आ जाती हैं, फिर अब सुविधाओं का विस्तार अपने आप फिर हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आंतरिक परिवर्तन के अंतर्गत क्या क्या चीजें कही गई है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, आंतरिक परिवर्तन। इसमें क्या है, समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। दरअसल सामान्य पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। यानी यहाँ पे समान पाठ्यक्रम की बात की गई है, जिसमें कि विज्ञान व गणित की शिक्षा बालक और बालिकाओं को समान रूप से दी जाए। ठीक है, ये भी आंतरिक परिवर्तन इस आयोग के अंतर्गत कही गई थी। नेक्स्ट क्या है, 25%
माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तन कर दिया जाए। उच्च माध्यमिक स्तर पर कम से कम 50% बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करे। ठीक है, जो 25% माध्यमिक स्कूलों को क्या करना है, व्यावसायिक स्कूल में भी परिवर्तन कर देना, व्यावसायिक शिक्षा होना चाहिए। और जो उच्च माध्यमिक स्तर है उसमें कम से कम 50% बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माध्यमिक स्कूलों में 25 और उच्च माध्यमिक में 50। आगे क्या है, सभी बच्चों की प्रारंभिक कक्षाओं में ही शिक्षा दी जाए। माध्यमिक स्तर यानी सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए, यानी सभी बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं में ही शिक्षा दी जाए और जो माध्यमिक स्तर है पर उसमें स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को क्या किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, आगे देखिए क्या है, 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। 1 से 3 वर्ष का मतलब है कि 3 से 6 वर्ष की उम्र है ना, तो जो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन होता है वो 6 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, तो ये बात उसी समय आयोग में कह दी गई थी कि 1 से 3 वर्ष की बात अगर यहाँ पे हम लोग कहें तो प्री प्राइमरी एजुकेशन है ना, इसमें जैसे प्रारंभिक जो शिक्षा होती है, जो जिसको हम लोग कहते हैं प्ले एजुकेशन देना बच्चों को, तो उसके बारे में भी बात कही गई इस कोठारी कमीशन में। ठीक है, आगे देखिए क्या है, 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए, यानी जब बच्चे का 6 वर्ष पूरा हो जाए तभी उसका प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 में एडमिशन हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझे होंगे आप लोग, आई होप। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या है, विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो, यानी कि माध्यमिक में अभी कक्षा 9 की बात की गई थी कि वहां पे अनिवार्य विषय लिया जाए, लेकिन कोठारी कमीशन में क्या कहा गया है कि जो विषय विभाजन हो वो कक्षा 9 के बाद कक्षा 10, ठीक है, यानी कक्षा 9 के बाद कक्षा 10 के बाद हो। कहने का मतलब है कि जो विषय का विभाजन है तो वो क्या करना है कि कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो, कक्षा 9 में भी नहीं करना है, यानी कि जो विषय का विभाजन हो किसमें हो, 11th और 12th, यानी कि इंटरमीडिएट में विषय का विभाजन हो, उसमें विषय को चूज किया जाए, स्नातक को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आगे देखिए क्या है, शैक्षिक ढांचे को 10+2+3 में व्यवस्थित किया जाए। जो शैक्षिक ढांचे हैं उसको क्या किया जाए, 10+2+3 में व्यवस्थित कर दिया जाए। 10 मतलब आपका जो हाई स्कूल तक है, इसके बाद इंटर यानी जो 2 साल, स्नातक यानी 3 साल। ठीक है, तो इसमें यही इन्होंने बताया कि 10+2+3 में व्यवस्थित किया जाए। आगे क्या कहा, माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, जूनियर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इस आयोग में भी यही कहा गया कि माध्यमिक विद्यालय जो होगा वो 2 प्रकार का होना चाहिए, जूनियर होना चाहिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। ठीक है, आगे क्या है, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्नातक तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, यानी कि इन्होंने ये कहा कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होना चाहिए, कॉमन तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए तथा स्नातक तक की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, और जो स्नातक ग्रेजुएशन की जो शिक्षा है वो भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की, यानी जो शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति है इसको भी सुधारने की बात की इस आयोग ने। फिर आगे क्या है, विज्ञान की शिक्षा स्कूल से शुरू होनी चाहिए, विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान के शिक्षण में सुधार करके वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करें, यानी कि विज्ञान की जो शिक्षा है वो क्या होना चाहिए, स्कूल से ही शुरू हो जानी चाहिए, और जो विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान के शिक्षण में सुधार करने की अगर बात किया जाए तो वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करे, इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, है ना। और विश्वविद्यालय स्तर पर क्या करना है, विज्ञान के स्तर में सुधार भी करना है और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित भी करना है। ठीक है, आगे क्या है, आयोग ने तीन भाषा सूत्र दिए और मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा सिखाई। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये, कि इस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र को बताया है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि कौन से आयोग में त्रिभाषा सूत्र की बात कही गई है, तो ये कोठारी आयोग में। ठीक है, तो आयोग ने त्रिभाषा सूत्र दिए और मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा सिखाई। ठीक है, आगे देखिए, त्रिभाषा सूत्र हो गया, यानी मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा। पहले डिग्री स्तर तक मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, यानी इसमें ये कहा भी गया कि पहले डिग्री स्तर तक मातृभाषा की शिक्षा का माध्यम मतलब होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, फिर इसमें क्या कहा गया है कि लेकिन अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए।
ठीक है, मातृभाषा को तो माध्यम बनाना ही चाहिए, मतलब मातृभाषा शिक्षा होनी चाहिए स्नातक में भी। लेकिन जो अंग्रेजी है उसको अनिवार्य की जगह, मतलब उसको संपर्क भाषा, कम्युनिकेशन लैंग्वेज का रूप दिया जाए, यानी के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये चीजें भी इस आयोग में कही गई। आगे देखिए क्या है, प्रौढ़ शिक्षा 15 से 30 वर्ष के अनपढ़ लोगों के लिए विद्यालय में व्यवस्था हो, यानी कि जो प्रौढ़ शिक्षा है वो 15 से 30 वर्ष के जो अनपढ़ लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके लिए विद्यालय में व्यवस्था हो, चाहे तो विद्यालय के समय या विद्यालय के बाद, यानी विद्यालय समय के पहले या बाद। ठीक है, उनको शिक्षा दिया जाना चाहिए। कहाँ? विद्यालय में। टाइमिंग क्या है कि विद्यालय टाइमिंग के पहले या बाद की टाइम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। अब इसके आगे हम लोग कुछ और पॉइंट को पढ़ेंगे इस आयोग में, तो इसके सुझाव को भी पढ़ेंगे और कुछ चीज़ों को बताएंगे आगे सेकेंड वीडियो में। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो से फिर हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू।